फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। से आज हम बात करेंगे इंडिया में जो अब रिसेंटली कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है, ठीक है। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके बारे में जो थर्सडे को डिस्कस किया गया था। इसमें अब कुछ नए पॉइंट है। उसके बाद सोशल मीडिया बैन्स फॉर माइनर्स और मानसून और आईएमडी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो कि सोशल मीडिया जो बैन है माइनर के लिए, वो 16 इयर्स ओल्ड जितने भी बच्चे हैं उससे नीचे को मना कर देगी। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया का रूल्स है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये करा गया है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ मेजर एग्रीमेंट किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। ये कुछ पॉइंट है। इस पे दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट की गई, डीप एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। जो पार्टनरशिप का एम है टू इंश्योर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना। जो फ्री है, फ्री ट्रेड होगा, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। इनका ऑब्जेक्टिव है, ये जो मीट हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड, पैसिफिक। उसके बाद रूल बेस्ड ऑर्डर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रीफ एंड सप्लाई चेन रेजिलेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस सभी के बीच में क्या हुआ था, तो डील की गई है। अब बात करते हैं स्टेटिक रिलेशंस के बारे में। पुराने जो इवोल्यूशन हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है, कैसे क्या डेवलप्ड हुई, रिलेशंस कैसे बेटर हुई। 2009 के में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई थी, और उसके बाद 2014 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करा गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और 2020 में लगभग 5 साल पहले कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप CSP किया गया। और लगभग प्रत्येक साल एनुअल लीडर समिट होते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी कराए जाते हैं। उसके बाद जो एरिया जो कॉपरेशन दोनों के बीच में जो कॉपरेशन होगा डिफेंस सेक्टर में, ट्रेड के एरिया में, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्पेस कॉपरेशंस। ये जो टॉपिक है, एरिया है, ये मॉडर्न एरिया, इस पे बहुत ही डीप से क्या किया गया और एनालाइज किया गया और इस पे साइन किया गया, ठीक है। इसके बारे में पार्टनरशिप की गई है। अब बात करते हैं डिफेंस और मैरीटाइम कॉपरेशन की। तो आखिरकार ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नवल एक्सरसाइज होता है और सिंडेक्स, ठीक है, वो दोनों के बीच में कराए जाते हैं। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज है विथ क्वाड। क्वाड मतलब होता है, क्वाड में कौन कौन से देश आ जाते हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया और यूएसए। ये 4 देश है एक जो क्या करते हैं, क्वाड के मेंबर हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। उसके बाद मैरीटाइम कॉपरेशन में देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी पायरेसी एंड इंडियन ओशन रीजन सिक्योरिटी, इस सभी पे ज़्यादा फोकस किया गया। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है रिसेंटली हाल ही में, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो चाइना जो एग्रेसिव एक्शन है, चाइना का जो एग्रेसिव एक्शन है उसको काउंटर करना। उसके बाद जो सी लेन है कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC, इसको सिक्योर करना, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्रिटिकल मिनरल्स के। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया पोजेज लार्ज रिजर्व ऑफ लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, अर्थ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पास है, जिस जो हमें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसलिए भी पार्टनरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद
बेनिफिट क्यों है? तो बेनिफिट है चेन डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत हेल्प करेगा। रिलेशन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशन, ठीक है, क्योंकि लिथियम कोबाल्ट निकेल रेयर अर्थ मेटल सभी का यूज कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल एंड डिफेंस इक्विपमेंट में इनका उपयोग किया जाता है, रियल अर्थ मेटल्स, लिथियम कोबाल्ट निकेल का। इस पे एक क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैव evolved beyond trade into a comprehensive strategic partnership. Discuss its significance in ensuring a free, open and inclusive Indo-Pacific। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगला जो आर्टिकल्स है, सोशल मीडिया बैन फॉर द माइनर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, मतलब 16 साल से नीचे वाले बच्चे के लिए सोशल मीडिया को बैन करने जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड लॉ टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन बिलो द 16 ईयर, अनाउंस किया है, जिसमें क्या करता है, फ्रॉम क्रिएटिंग और मेंटेनिंग सोशल मीडिया अकाउंट। जो 16 ईयर के कम साल के जो बच्चे होंगे वो ना ही कोई सोशल मीडिया का मेंटेन करेगा, ना ही क्रिएट करेगा, ठीक है। उससे इन लोगों को प्रोहिबिट, मना कर दिया गया, ऐसा रूल्स अनाउंस किया है, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग एज वेरिफिकेशन। सोशल मीडिया जितने भी कंपनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी जिस उस देश में जो चल रहे होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, एज वेरिफिकेशंस इंश्योर करना, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉलिंग टू कंपाइल में फेस हैवी पेनल्टी, अगर ये पाए गए, ठीक है, नहीं किया गया एज वेरिफिकेशंस इन्फोर्सिंग, तो प्लेटफॉर्म पे हैवी पेनल्टी लगाया जा सकता है, ठीक है। They move aim, they move aim, the move aim to protect children from cyberbullying, online predators, harmful content, social media addiction and mental health issue। इस सभी से बच्चों को प्रोटेक्ट करने का उद्देश्य है इस लॉ को लाने का, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। अब बात करते हैं आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए कि जो चिल्ड्रन है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, एकेडमिक इम्पैक्ट और ऑनलाइन रिस्क। मेंटल हेल्थ में देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ इंटीम एंड डी स्लीप ऑर्डर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक इम्पैक्ट की बात करें, रिड्यूस कंसंट्रेशन, स्मार्टफोन एडिक्शन एंड द लो प्रोडक्टिविटी। ऑनलाइन रिस्क की बात करें, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्लूमिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड प्राइवेसी वायलेशंस देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन के जितने भी इंफॉर्मेशन है अगर मिसयूज किए जा सकते हैं, साइबर बुलिंग हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन को उसको मिसलीड किया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया का इस रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। तो एग्जिस्टिंग लीगल फॉर्म है इसके लिए, ठीक है। इंडिया में भी कुछ रूल्स, लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो बनाया गया था, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या करता है, चिल्ड्रंस का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो पेरेंटल कंसेंट चाहिए चिल्ड्रन के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, आगे प्रोसेस अगर करेगा तो पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से रिक्वायरमेंट, उसकी कंसेंट की आवश्यकता होगी। उसके बाद दूसरा जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 ये क्या करता है, साइबर ऑफेंसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है, ये क्या करता है, डिलीजेंस और ऑब्लिगेंस के कारण इंटरमीडिएरीज के लिए डिलीजेंस ऑब्लिगेंस करते हैं। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बात करें, किसके इंस्टीट्यूट, तो MEITY मिस्टी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंट्रल I4C के अंदर
ये है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग बात कर रहे होना चाहिए फेवर में है, कुछ विरोध में है। फेवर में क्या बात करें कि अगर प्रोटेक्शन किया जाए तो ठीक रहेगा, उस चिल्ड्रन का मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, साइबर बुलिंग से रिड्यूस होगा और ऑनलाइन जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम होगा, प्रिवेंट होगा। और चाइल्डहुड में जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी उसको इंकरेज मिलेगा, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है अगर ये लॉ लाया गया, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया गया, तो ये प्राइवेसी इशू हो सकता है एज वेरिफिकेशन के कारण। मान लो एज कुछ भी डाल दिया जाता है और जो सोशल मीडिया है बिना वेरिफिकेशन के वो एक्सेप्ट कर लेता है। इससे तो माइनर हो या एजेड हो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है और 16 ईयर्स से अबव एज डालकर, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद क्रिटिकल फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन फ्रीडम एक्सप्रेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो 19 जो है, ठीक है, आर्टिकल 19 वायलेट हो सकती है। उसके बाद चिल्ड्रन में बाईपास रिस्ट्रिक्शन यूजिंग वीपीएन और फेक अकाउंट्स, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो लगाया जाएगा, ठीक है, उसको बाईपास कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। किसके द्वारा? तो वीपीएन लगाकर या फेक अकाउंट बना सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फेक अकाउंट वो लोग बना सकते हैं, इससे जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। नीड फॉर द डिजिटल लिटरेसी एंड अलॉन्ग साइड रेगुलेशन, जो रेगुलेशन है इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें कुछ कंसर्न है, कुछ आर्गुमेंट है फेवर में, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जैसे कि डिस्कस द नीड ऑफ द रेगुलेशन सोशल मीडिया यूज अमंग children's. How can government balance child safety, privacy and freedom of expression in the digital age? इसको 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मानसून और आईएमडी के बारे में, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, कवर इंटायर इंडिया। न्यूज में जो आईएमडी का अनाउंस किया, जो साउथ वेस्ट मानसून है ये पूरे इंडिया में अब फैल चुका है, ठीक, कवर कर चुका है और arrived earlier than its normal schedule in the several regions, और कुछ ऐसी जगह में बहुत जल्द आ गया, ठीक है, जितना समय में आना चाहिए उससे पहले हो गया है और कई जगहों में आया ही नहीं है। आईएमडी एक्सपेक्ट करता है कि जो नॉर्मल रेन है उससे अधिक ड्यूरिंग द रिमेनिंग मानसून सीजन। अब जो बाकी है मानसून सीजन, ठीक है, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा बारिश होगी। गुड मानसून इज expected to support agriculture, improve water availability and strengthen the rural economy. अगर मानसून अच्छा रहा तो एग्रीकल्चर सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है, वाटर की जो स्कार्सिटी होती है वो बेहतर होगी और जो रूरल्स इकोनॉमी है वो मजबूत बनेगा, क्योंकि रूरल्स इकोनॉमी ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून आखिर है क्या, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून है तो ये जो सीजनल रिवर्जल ऑफ द विंड है, ठीक है, कैजुअल द डिफरेंशियल हीट एंड द लैंड एंड द सी, ये किस कारण होता है? जो लैंड है, ठीक है, लैंड हो गया और इधर पानी हो गया, दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है, ठीक है। तो डिफर के कारण ये जो सीजनल रिवर्सल विंड है ये फ्लो होते हैं, और ये कहाँ से फ्लो करना शुरू करते हैं? तो केरल से, ठीक है, केरल से स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 जून के आसपास ये जो रीजन है इस साइड अरबियन सी की तरफ से ये क्या होते हैं, एयर ब्लो साउथ वेस्ट मानसून आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कवर्स एंटायरली जो लास्ट मतलब लास्ट जून और अर्ली जुलाई तक ये क्या करते हैं, पूरे इंडिया में ये फैल जाते हैं, बारिश हो जाती है। अब रिट्रीट मतलब होता है वापसी, जो मानसून की जो वापसी होती है खत्म होने की, तो नॉर्थ वेस्ट मानसून इंडिया में सितंबर में नॉर्थ वेस्ट जो है जैसे कि राजस्थान, पंजाब इस साइड आसपास क्या होता है, तो मानसून रिट्रीट होता है, ठीक है, रिट्रीट मतलब वापसी होती है।
और सितंबर में स्टार्ट होता है और अक्टूबर आते आते ये समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से मानसून समाप्त हो जाता है। इसमें दो ब्रांचेस है साउथ वेस्ट मानसून के, एक हो गया अरबियन सी ब्रांचेस, एक हो गया बे ऑफ ब्रांचेस। अरबियन सी जो ब्रांचेस है ये हैवी रेनफॉल लाता है वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, अगर इधर से एयर फ्लो होगी, ठीक है, मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून आ गई थी इससे टकराकर, हिली रीजन से टकराकर इस साइड ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसके बाद जो बारिश है धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव कर पाते हैं। उसके बाद बे ऑफ बंगाल जो हो गया ब्रांच, ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, ठीक है, ये क्या करता है, पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी साउथर्न क्षेत्र में जितने भी बारिश होते हैं इसी के कारण आते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने से पहले ये पूर्व में और पूर्व और उत्तरी पूर्व में ये बारिश करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईएमडी डिपार्टमेंट की। तो आईएमडी डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसका स्टैब्लिश 1857 75 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर, एमओईएस के। फंक्शन क्या है, तो वेदर फोरकास्ट करना, मानसून प्रेडिक्ट करना, साइक्लोन वार्निंग देना, अर्थक्वेक मॉनिटर करना, क्लाइमेट सर्विस और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करके इंश्योर करना। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो सपोर्ट फार्मर, डिजास्टर प्रिवेंटनेस एंड एविएशन, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंस है आईएमडी की, ठीक है। अब मानसून का जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो एग्रीकल्चर, नियरली 50% ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर है, सो एरिया है डिपेंड करता है रेनफॉल पर, ठीक है। इसमें खरीफ फसल को सपोर्ट कर, मानसून में क्या होते हैं, खरीफ फसल बोए जाते हैं जैसे कि राइस, मेज, कोको, कॉटन और सोयाबीन, जिसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है अधिक होती है। इकोनॉमी की बात करें तो रूरल डिमांड इंक्रीज होता है, फूड सिक्योरिटी बेटर होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है और हाइड्रो पावर जनरेशन बेटर रहता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बेटर रहती है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिवर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और वेटलैंड और इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, ठीक है। चैलेंजेस की बात करें तो इरेक्टिस रेनफॉल होता है, क्लाउड ब्रस्ट होता है, अगर अत्यधिक मानसून आ गई तो फ्लड की समस्या हो सकती है और कहीं कहीं इल्लिनो की इफेक्ट से ड्रफ्ट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, ये इस कारण होता है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि increasing frequent extreme rain or rainfall event, larger dry spells, great uncertainty in monsoon behavior and the threat to the agriculture, water security। जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण क्लाउड ब्लास्ट, फ्लड्स, ड्राफ्ट, अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, ये सब नॉर्मली चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इससे हमारा एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाती है। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलेंस, एग्रीकल्चर, इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल हार्वेस्टिंग एंड फूड मैनेजमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन, इस सब पर ध्यान देना होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।